हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं विवेक, आपका मैथ ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन के जिस कंसेप्ट को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उसी के ऊपर आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आती है तो वीडियोज़ को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और फ्रेंड्स को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। क्लास 10th के कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ही रिवाइज सिलेबस जो होगा हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम क्लास 10th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, फिर एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, आप लोग जो बुक बोलोगे उस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है मैं करवाऊंगा। फिर बहुत सारे सेट की प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे, और साथ ही साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैथ में अगर आप बिल्कुल जो मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगा उसे अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैथ में 100 में 100 आप ला सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो जो कल हमारा कंसेप्ट था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था कि जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का वो ये होता है ax + by + c। ठीक है, यहाँ पे a और b की जो हम बात कर रहे हैं तो a और b क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल था। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल था। ठीक है, साथ ही साथ a b c रियल नंबर्स थे। ठीक है, और a और b कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, c जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर a और b में से कोई भी जीरो हुआ, a जीरो हुआ तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, फिर ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। वैसे ही अगर आपका b को आप जीरो कर देते हो तो y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ax + c, मीन्स ये भी एक क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केस बन जाएगा। ठीक है, तो a और b यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वैसे भी पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट होते हैं यानी वो कोएफिशिएंट जो क्या कर रहे होते हैं, डिग्री बता रहे होते हैं, वो जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमने देखा कि हमें तो क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये वाले पढ़ने थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पेयर का मतलब क्या, दो इक्वेशन एक साथ। अब दो इक्वेशन जब एक साथ आ रहे थे तो हमने उन इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, जैसे आप अपने सेल फोन में जिंदगी 1 जिंदगी 2 सेव करते हो ना, वैसे ही हमने भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि मिसमैचिंग ना हो। ठीक है ना, पता चले कि पहले वाले का फ़ोन उठा रहे हैं और बात दूसरे वाले का करने लगे, है ना, तो ये चीज़ें ना हो। तो वैसे ही हम इनके कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने नाम दे दिया, पहले वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट को a1 कर दिया, x का जो था, y का जो कोएफिशिएंट था उसको b1 लिख दिया, एंड जो कांस्टेंट टर्म था उसको c1 लिख दिया। वैसे ही दूसरा जो इक्वेशन था उसमें x के कोएफिशिएंट को a2 कर दिया, y के कोएफिशिएंट को b2 कर दिया, एंड कांस्टेंट टर्म को c2 नाम से लिख दिया। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 जीरो नहीं हो सकता है, a1 a2 b1 b2 जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, a1 a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, b1 b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है, और x और y क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है। इसके अलावा हमने बात किए थे, हमने बात किया था रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, उसके बाद रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y एंड रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म। a1/a2 क्या था हमारे पास, a1/a2 था रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x था। ठीक है, b1/b2 क्या था, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, और फिर हमने देखा था c1/c2 क्या था, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म था। ठीक है, इसके अलावा 3 केस अराइज हुए थे हमारे पास जहां पे जो x के कोएफिशिएंट का रेशियो था वो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं हो रहा था। यानी कि हमने ये कहा था कि इसे मान लो ये आपकी कुंडली किसकी है, ये कुंडली है
आपके जिंदगी वन की, जिंदगी वन की, ये कुंडली है आपके जिंदगी टू की, ठीक है, किसकी, जिंदगी टू की कुंडली है, और ये किसकी कुंडली थी, आपकी कुंडली थी, ठीक है, ये कुंडली थी आपकी, जी बिल्कुल आपकी कुंडली, ठीक है। अगर इन दोनों की कुंडली मैच नहीं होंगे तो यानी कि ये कुछ कहेगा, ये कुछ कहेंगे, है ना, जब ये आपस में कुछ कुछ कहेंगे तो इन दोनों के कुछ कुछ में आप क्या करोगे, जाके ट्रेन के सामने पटरी पे कूद जाओगे और कट जाओगे, यानी कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ये दोनों, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या करता है, ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लेट से कि इसकी लाइन क्या है, L1 है, और इसकी लाइन क्या है, L2 है। ये दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, ये कौन बताएगा, ये बताएगा रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, और साथ ही साथ रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म, ये तीनों मिलकर बताएंगे कि लाइन कैसा होगा। सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, या बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इस पेयर के लिए, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब दोनों ही कुंडली मैच नहीं हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, ये कुछ कह रहे थे, ये कुछ कह रहे थे, और इन दोनों के कुछ कुछ में आपको आता है गुस्सा, और आप जाके ट्रेन के पटरी पे कूद जाते हो और कट जाते हो, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। भाई यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इस दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए x और y की एक वैल्यू आएगी जो इस दोनों ही इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और जब सॉल्यूशन मिलता है, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब आप तीनों की कुंडली मैच हो गई, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, तीनों की कुंडली मैच हो गई, तो भैया पॉलीगैमी हो आप सब, यानी ठीक है, एक से ज्यादा विवाह में जो विश्वास रखता है वो उसे पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है। तो सबके सब पॉलीगैमी है, तो ये भी मल्टीपल शादी, ये भी, तो सब चेन क्या होंगे, फिर वो भी मल्टीपल, तो कभी भी सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, ये इनफाइनाइट हो जाएंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भैया, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। जितने पॉइंट पे लाइन टच करती है उतने ही सॉल्यूशन होता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मींस लाइन क्या हो रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, सारे पॉइंट्स पे लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे से टच कर रही है, तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, ठीक है। और चूंकि हम सॉल्यूशंस निकाल पा रहे हैं तो वैसे सिस्टम को क्या कहेंगे, वैसे सिस्टम को कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब केस थर्ड था हमारे पास, आपके दोनों जिंदगी कुंडली मैच तो कर रही थी, तो ये दोनों आपस में मिल गए और आपकी कुंडली इन दोनों से मैच नहीं कर रही थी, ये दोनों मिलके आपकी क्या करेंगे, खूब कुटाई करेंगे, है ना। खूब कुटाई करने का मतलब क्या हो गया, जिंदगी से आउट कर देंगे। जिंदगी से आउट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, मतलब नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। मतलब तो है ही, पैरेलल तभी तो जा रहे हैं, है ना, मतलब तो है ही, लेकिन नाराज चल रहे हैं। जब नाराज हो जाते हैं तो कैसे चलते हैं, तुम उधर मैं इधर, है ना, ठीक है। तो वैसे ही लाइन पैरेलल हो जाएंगी। सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब लाइन पैरेलल होंगी तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वैसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसा कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कब, जब सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है भाई। तो इतने कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे कल की क्लास में, ठीक है। तो चलिए इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है।
चलो, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिखते थे तो जनरल फॉर्म उनका क्या होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब हमारे पास आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y और दूसरा इक्वेशन जो है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। ये 2013 CBSE 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ये दो इक्वेशन दे दिया था और कह रहा था कि बताओ कि लाइन कैसा होगा इन इक्वेशन से बनने वाली, ये जो पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इससे बनने वाली लाइन कैसी होंगी। तो लाइन कैसी होती थी, तीन टाइप की होती थी, या तो लाइन पैरेलल होगी, या लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, या लाइन कोइंसिडेंट होंगी। यही तीन लाइन होती थी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताओ ये लाइन कैसी होंगी, ठीक है। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहला काम जो है इन दोनों इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे ही सॉल्यूशन निकाल पाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो ताकि जो साइन है वो गलत ना हो। कभी कभी ये जो साइन है ना कांस्टेंट का, ये थोड़ा सा इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो वो गलती ना हो इसलिए कोशिश करो कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो चलो पहले वाले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। तो x इज इक्वल टू 2y दिया है, इस 2y को जब इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0, ठीक है। अब इसको लिखूंगा 4x प्लस 3y, ये 20 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बन गया इक्वेशन 1 और ये बन गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करो, तो जब आप कंपेयर करोगे तो देखोगे कि a1 का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है। इसे जब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से कंपेयर करो, x वाले टर्म को x वाले टर्म से, तो देखो a1 की जगह क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग with standard form we get a1 इज इक्वल टू 1। अब y वाले टर्म को y वाले से कंपेयर करो तो b1 की जगह क्या आ रहा है, -2, चूंकि माइनस साइन है तो कंसीडर करोगे, अगर यहां प्लस रहता है तो सिर्फ 2 लिखते, ठीक है जी। तो b1 का वैल्यू क्या आ रहा है, -2, b1 का वैल्यू आ गया हमारे पास -2, ठीक है। अब आ जाओ पहले इक्वेशन की, c1 क्या है, यहां c1 तो है ही नहीं, तो c1 नहीं है तो लिख सकते हो c1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि c1 तो है ही नहीं पहले वाले इक्वेशन में। आ जाओ अब दूसरे इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। x वाले टर्म को x वाले टर्म से जब कंपेयर कर रहे हैं तो a2 की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, मीन्स a2 का वैल्यू क्या आ गया, हमें 4 मिल गया। अब आ जाओ b2y को कंपेयर करो यानी y वाले इक्वेशन से, तो b2 की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब c2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -20 है, c2 का वैल्यू क्या है, -20, ठीक है। आ गया बात समझ में भाई। चलो दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ठीक है। अगर दिख रहा है तो अब कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2 1/4, b1 अपॉन b2 क्या है हमारे पास, b1 अपॉन b2 -2/3, -2/3। देखो मैंने कहा था a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए, तो देखने की ज़रूरत ही
नहीं है C1/C2 को, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम हियर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, therefore lines are intersecting। ठीक है, हो गया आपका आंसर। डिफिकल्ट है क्या? नहीं। देखो ये क्वेश्चंस जब 2 नंबर में तो नहीं पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इतना करने की जरूरत है नहीं। ये सारी चीजें आप इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो, A1 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू क्या है। डायरेक्ट ये लिखो और चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A1/A2 नॉट इज इक्वल टू, अगर B1/B2 है तो सीधे लिख दो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तब C1/C2 को भी देखो, जब C1/C2 भी इसके इक्वल आ जाएगा मीन्स लाइन कोइंसिडेंट है, और नहीं आता है मीन्स लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है भाई, चलो आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, फिर ग्राफ की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि सॉल्यूशंस इनके कैसे। ये सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहे हैं हम, ये क्या है हमारा, ये हम पता कर रहे हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होगा कैसा, लाइंस कैसी होंगी, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अभी हम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं रहे हैं लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, चलो अब जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास वो है x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो इक्वेशन है 2x + 4y इज इक्वल टू 16। 2x + 4y इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहां पे आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है आपका CBSE 2010 में पूछा गया है, CBSE 2010 में पूछा गया है। ठीक है, चलो आ जाओ फिर से देखो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं रीराइट द गिवन, रीराइट the given equation in a standard form। ठीक है भाई, जब रीराइट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0, 2x + 4y, ये जब 16 इधर आएगा तो -16 इज इक्वल टू 0। On comparing with standard form, on comparing with standard form, we get A1 इज इक्वल टू, देखो A1 किसका कोएफिशिएंट था, x का, चूंकि A1 है तो पहले वाले इक्वेशन, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, और B1 किसका कोएफिशिएंट हुआ करता था, y का कोएफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट में, तो B1 का वैल्यू क्या है 2 एंड C1 का वैल्यू क्या है -8, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस साइन कंसीडर करोगे। A2 का वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिख दिया दूसरे वाले इक्वेशन में। दूसरे वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट 4 है तो B2 का वैल्यू 4 हो गया। दूसरे वाले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -16, तो ये लिख दिया -16। ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई। तो जब इतनी चीज़ें हो गई अब हम निकालेंगे A1/A2, A1/A2 1/2। ठीक है, B1/B2, B1/B2 क्या है 2/4, 2/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा 1/2, और C1/C2 जब आप निकालोगे तो ये क्या है -8/16, ये क्या है -8/16, कैंसिल करोगे 8 × 2 = 16, 1/2। आप देख पा रहे हैं क्लियरली
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी तीनों ही कुंडली जब मैच हो जाती है तो सॉल्यूशंस कितने होते थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे भैया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबका कैरेक्टर मिल जाएगा तो कितने अफेयर्स होंगे? सब तो मल्टी अफेयर्स का है ना, सबका क्या है, एक से ज़्यादा अफेयर्स है, तो सबके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, सब एक से ज़्यादा रखेंगे, यानी सीरीज कंटिन्यू चलती जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है भाई? और क्वेश्चंस करा दूं? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। समझ आ रहा है? नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, है ना। जिसे भी समझ नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिखोगे। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, ठीक है। मैं आपके हर कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो दो लीनियर इक्वेशन है, 4x प्लस 6y माइनस 1, 4x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस के वाई माइनस 7 प्लस के वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन represents parallel lines, ये क्वेश्चन है, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो जिस वैल्यू पे ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल लाइन शो करे। यानी पैरेलल लाइन का मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस क्या था? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है भाई। तो A1 अपॉन A2 आप क्लियरली देख रहे हो, A1 अपॉन A2 क्या है? 4 अपॉन 2, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 6 अपॉन के, ठीक है। और ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए? -1 अपॉन -7 के, ठीक है भाई। तो देखो इसे सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वैसे भी देखो इसके क्या है, ये हाफ है, तो यहाँ भी इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये 2 अपॉन 1 का रेशियो आ रहा है, तो यहाँ भी रेशियो क्या आना चाहिए? 2 अपॉन 1 का। और वैसे अगर नहीं सॉल्व करना चाह रहे हो तो ऐसे देखो, ठीक है। तो यहाँ से आप के की वैल्यू क्या लिख सकते हो? के का वैल्यू हो जाएगा 3। नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आप 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है? 6 अपॉन के। क्लियर है भाई? चलो अभी इस के को इधर भेज दो 4k, और इस 2 को इधर भेज दो 6 इंटू 2, ठीक है। और k इज इक्वल टू 6 इंटू 2/4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और k इज इक्वल टू 3, ठीक है। या तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे बन जाएगा, या फिर ऐसे बना लो, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर कर दो, k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये कह देता कि बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन, नहीं देके कह देता कि कोइंसिडेंट लाइन, पॉसिबल हो पाता क्या? नहीं पॉसिबल हो पाता, क्योंकि कोइंसिडेंट में आपका ये तीनों के तीनों रेशियो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ तो इक्वल हो नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा। जब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा तो रिलेशन जो दिया रहेगा वो पहले से ऐसा दिया रहेगा जो आप इजीली क्या करो, इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो है उसके रिलेशन को इजीली आप निकाल पाओ, ठीक है भाई। चलो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं कि इतना सफिशिएंट है।
चलो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है भाई, कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx प्लस 2y प्लस 5 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है, kx प्लस 2y प्लस 5। इक्वेशन है हमारे पास kx प्लस 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो लिख लो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में kx प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए हमें, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है भाई, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2। तो चलो a1 अपॉन a2 लिख लो, k अपॉन 3 ये होगा नॉट इज इक्वल टू किसके, 2 अपॉन 1 के। b1 क्या है यहाँ पे 2 है, b2 क्या है 1 है। ठीक है, प्लस साइन है तो प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकाल लो तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो k नॉट इज इक्वल टू ये 3 इधर जाएगा 6, k नॉट इज इक्वल टू 6। k को 6 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा k की कोई भी वैल्यू यहां पे रख दो, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। गॉट इट। ठीक है, तो यही कंडीशन आपसे पूछ रहा था कि राइट द कंडीशन फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो कंडीशन हो गया कि k नॉट इज इक्वल टू 6 होना चाहिए, इसके अलावा k की कोई भी वैल्यू ले लो, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो यूनिक सॉल्यूशन शो करेगा। ठीक है भाई, गॉट इट। चलो तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे प्रीवियस क्लास के ऊपर। ठीक है, अब आगे जो हम देखेंगे वो देखेंगे इनके सॉल्यूशंस को। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को। ये अभी तक जो हम देख रहे थे वो ये था कि कैसे हम डिसाइड कर रहे थे कि इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे, सॉल्यूशन यूनिक है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो उसके अलावा हम डिसाइड कर रहे थे कि लाइन कैसी है। दो इक्वेशन थे तो लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों ही इक्वेशन क्या करेंगे, एक एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। तो वो स्ट्रेट लाइन आपस में कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये चीजें अभी तक हम देख रहे थे। अब